बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 11th हमारी सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस और चैप्टर नंबर 4 है हमारा आज का कार्यपालिका यानी कि एग्जीक्यूटिव। तो एग्जाम के नजरिए से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर निकल सकते हैं इस चैप्टर से उन सभी को बहुत ही बढ़िया तरीके से हम यहाँ पे समझने वाले हैं। बस आपको करना क्या है, बिल्कुल ध्यानात्मक तरीके से वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, ठीक है। यहाँ पे आई बटन में कुछ लिंक्स आते हैं उन्हें चेक कर लेना और वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन सैंपल पेपर्स इसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से जाकर चेक कीजिएगा, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि चैप्टर का नाम है कार्यपालिका, तो इस संबंध में कई छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और उन छोटे छोटे क्वेश्चन को मिला के एक बड़ा क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा हर एक तरीके से आपको समझाएंगे। पहले देखो ऐसे पूछेगा कि कार्यपालिका होती क्या है, ठीक है, 2 मार्क्स में पूछ लेगा। कार्यपालिका के प्रकारों का वर्णन कीजिए, इनको पूरा मिला के 6 मार्क्स में पूछ लेगा और कार्यपालिका के 3 प्रकार होते हैं तो इनको 2-2 मार्क्स में अलग अलग करके पूछ सकता है। और इसी संबंध में ऐसे पूछेगा कि सामूहिक नेतृत्व तथा व्यक्ति के नेतृत्व के सिद्धांत पर आधारित कार्यप्रणाली, यानी कि ऐसी कार्यपालिका जिसमें सामूहिक नेतृत्व की आवश्यकता पड़ती है, ऐसी कार्यपालिका जिसमें एक ही व्यक्ति के नेतृत्व की आवश्यकता पड़ती है, तो वो क्या है। तो इसको 4+2 में करके पूछ लेगा। अब इसी में संसदीय अध्यक्षात्मक अध्यक्षात्मक इसकी विशेषताएं पूछ लेगा 2-2 मार्क्स करके और इसमें अंतर या विशेषताएं बतानी है तो 6 मार्क्स में मिला के पूछ लेगा। हालांकि ये जितने भी क्वेश्चन हैं आंसर आपको एक ही लिखना है जो अभी मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगा, ठीक है। चलिए देखो कार्यपालिका, तो भारतीय संविधान में जो शक्तियां हैं, संविधान की शक्तियों का बंटवारा 3 संस्थाओं पे किया गया। सबसे पहली विधायिका, दूसरी कार्यपालिका और तीसरी है न्यायपालिका। देखिए कैसे, बेसिकली मानते हैं विधायिका ने क्या किया, एक कानून बना दिया है कि सभी को जो है रेड लाइट का पालन करना है, ठीक है, रेड लाइट का पालन करना है, ये कानून बनाया है। अब कार्यपालिका क्या करती है, इस कानून को लागू करती है और उसको देखती है कि कोई इसका उल्लंघन तो नहीं कर रहा। अगर उल्लंघन कर रहा है तो न्यायपालिका जो है उसको सजा सुनाती है, उसकी सुनवाई करती है। तो इसने बना दिया कानून, ठीक है, इसने कर दिया लागू और ये देगी, ये करेगी न्याय, ठीक है ना। तो इस तरीके से शक्तियां जो है वो बटी हुई है। तो क्या है कार्यपालिका, विधायिका के द्वारा यानी हमारे देश की संसद के द्वारा जो भी नीतियां जो कानून स्वीकृत किए जाते हैं उन सभी को लागू करती है तथा उनके प्रशासन का काम करती है, उनके लागू होने की प्रक्रिया का काम करती है। अब भारत की जो कार्यपालिका है इसमें बहुत से पद के लोग शामिल हैं, जैसे कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री, मंत्रीगण, पूरा का पूरा हमारा जो प्रशासनिक ढांचा होता है, सिविल सेवा के सदस्य वो सब। और एक अहम बात यह है कि जैसे राजतंत्र में होता है कि राजा औपचारिक मात्रा का प्रधान होता है, वैसे ही लोकतंत्र में क्या होता है कि ये जो संसदीय व्यवस्था है इसमें भारत का जो राष्ट्रपति है वो नाम मात्र का एक कार्यपालिका का उदाहरण होता है। अब देखो यहाँ पे कार्यपालिका जो है इसको 2 भागों में बांट देते हैं। एक होती है राजनीतिक, छोटे तौर पे हम बात करते हैं, ये जो बड़े वाले प्रकार है ना वो प्रकार नहीं है, ये छोटा सा यहाँ पे इसी कार्यपालिका का एक भाग है, ठीक है। राजनीतिक अर्थात सरकार के प्रधान और उनके मंत्री अर्थात प्रधान और उसके मंत्री जो है उनको कहते हैं राजनीतिक कार्यपालिका। और ये सभी सरकार की नीतियों के लिए उत्तरदायी होते हैं, ना कि मतलब ये स्थायी नहीं बल्कि निर्वाचित होते हैं। अर्थात राजनीति से मतलब क्या है, जिन्हें हमने चुन के भेजा है उन्हीं को कहते हैं राजनीतिक कार्यपालिका, जो विभिन्न सरकारी नीतियों और उनके फैसले उनके लिए उत्तरदायी होते हैं, ठीक है, जिसमें सरकार के प्रधान और मंत्री आ जाते हैं, इन्हें हम ही चुनते हैं। फिर आती है स्थायी कार्यपालिका, ये ऐसे होते हैं जिन्हें एक बार चुन लिया गया है वो फिर चुने ही रहेंगे जब तक वो अयोग्य या फिर कुछ गलत काम नहीं करते हैं, ठीक है। रोज रोज के प्रशासन के लिए उत्तरदायी लोग अर्थात जैसे कि आईएएस है, आईपीएस है, एपीएस नहीं होना चाहिए यहाँ पे, आईपीएस होना चाहिए, ठीक है ना, आईपीएस, ये आ जाते हैं यहाँ पे। ये छोटे से पॉइंट है कार्यपालिका के अंतर्गत। अब देखो यहाँ पे हमने ये चीज तो समझ ली कार्यपालिका के बारे में। अब देखो यहाँ पे क्या है, सामूहिक नेतृत्व के आधार पे इसे 2 भागों में बांटते हैं, एक है संसदीय, एक है अध्यक्षात्मक, और एक व्यक्ति के नेतृत्व के आधार पे बांटते हैं इसे अध्यक्षात्मक प्रणाली के अंतर्गत। तो समझिए करके एक एक करके क्या है ये सब। हाँ देखो, मतलब प्रश्न जो है वो इसी तरीके से पूछ लिया जाएगा, सामूहिक नेतृत्व तथा एक व्यक्ति के नेतृत्व के सिद्धांत पर आधारित प्रणाली क्या है। सबसे पहला संसदीय की बात करते हैं जो कि है सामूहिकता के आधार पे, यानी कि जिसमें किसी एक का कोई पूरा रोल ना हो, जिसमें दो या दो से अधिक लोगों का यहाँ पे नेतृत्व शामिल हो। सबसे पहला संसद में क्या होता है कि जैसे हमारे भारत में तो क्या होता है, सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है और देश का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, ठीक है। वह विधायिका में बहुमत दल का नेता होता है, अर्थात इससे के यदि जब तक प्रधानमंत्री के पास बहुमत है, जब तक उसके पास वोट है
जो बहुमत है पार्टी की तब तक वो बना रहेगा नेता, बहुमत हटेगी वो अपना पद भी खो देगा। यह दल, ये जो संसदीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री होता है, ये विधायिका के प्रति जवाबदेह होता है। देश का यहाँ पे औपचारिक प्रमुख या तो राजा बन सकता है या तो राष्ट्रपति, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। इनमें जैसे जर्मनी, इटली, जापान, इंग्लैंड, पुर्तगाल, ये सभी जो देश हैं इसमें सम्मिलित होते हैं। तो देखो, सामूहिक नेतृत्व के आधार पे हो गई हमारी पहली संसदीय। दूसरी है अध्यक्षात्मक, सामूहिक के आधार पे। इसमें देश का प्रमुख राष्ट्रपति होता है और सरकार का प्रमुख होता है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद विधायिका के प्रति जवाबदेह होती है, यानी कि जैसा कि संसद में ठीक वैसा ही इसमें भी है। इसमें देश है, फ्रांस है, रूस है, श्रीलंका है, इस तरीके से। ठीक है, चलिए अब जो है यहाँ पे आती है एक व्यक्ति की नेतृत्व वाली, यानी कि जिसमें केवल एक ही व्यक्ति का नेतृत्व हो पूरे में। इनमें देखो अध्यक्षात्मक और जो संसद व्यवस्था है इसमें क्या होती है, दो व्यक्ति हैं, एक है प्रधानमंत्री और एक है राष्ट्रपति। लेकिन ये जो अध्यक्षात्मक होती है इसमें केवल एक ही होता है, जो कि होता है बेसिकली वहां का राष्ट्रपति। देश का और सरकार का दोनों का ही प्रमुख राष्ट्रपति होता है, जिसका चुनाव जैसे हमारे यहाँ पे प्रधानमंत्री को होता है, वैसे ही राष्ट्रपति का चुनाव इन देशों में जहाँ पे अध्यक्षात्मक प्रणाली होती है वहां पे जनता के द्वारा होता है। और राष्ट्रपति यहाँ पे विधायिका के प्रति जवाबदेह नहीं होता है। उदाहरण है अमेरिका, ब्राजील, लैटिन अमेरिका, इस तरह। तो ये आपको समझ में आ गया कि सामूहिक नेतृत्व के आधार पर सिद्धांत की प्रणाली क्या है। तो ये क्वेश्चन हो जाता है हमारे यहाँ पे कंप्लीट बेसिकली। तो देखा आपने एक ही क्वेश्चन को कैसे कैसे घुमा घुमा के पूछा जा सकता है, वो मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, कार्यपालिका क्या है इसके वर्णन में आपको पूरा का पूरा आंसर लिखने जो मैंने बताया है अभी अभी। ठीक है, इस संबंध में जो इसके प्रकार है केवल वही लिखोगे, ये वाले। ठीक है, संसदीय, अध्यक्षात्मक और अध्यक्षात्मक प्रणाली। चलिए अगले को डिस्कस करते हैं। भारत में जो संसदीय कार्यपालिका है आपको इसका वर्णन करना है। तो बेसिकली देखो, भारत में संसदीय कार्यपालिका का जो स्वरूप है, अर्थात भारत में जो संविधान है उसमें कार्यपालिका का स्वरूप है संसदीय, अर्थात संसद वाला, जो कि हमारे संविधान में ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। संविधान निर्माता जो थे वो हमेशा से एक ऐसी सरकार चाहते थे, ऐसी कार्यपालिका चाहते थे जिससे कि व्यक्ति पूजा पर अंकुश लगाओ, यानी कि सारी की सारी शक्तियां जो है वो किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति को ना दे दी जाए। जैसा कि अभी हमने देखा था, ये जो अध्यक्षात्मक प्रणाली है इसमें सारी शक्तियां किसके पास है, राष्ट्रपति के पास। तो ऐसे में भारत के जो संविधान निर्माता थे वो चाहते थे ऐसे कोई हम ना बनाए। इसी को देखते हुए इन्होंने 1919 में और 1920 में जो संसदीय व्यवस्था थी इसकी जड़ें जब उभरी थी, उसी को देखते हुए इन्होंने और भी कुछ अहम फैसले लिए संविधान निर्माताओं ने। और इन्होंने संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत कार्यपालिका, विधायिका, जिसे हम कह सकते हैं जनता के प्रतिनिधि, इनके प्रति उत्तरदायी होते हैं, उन्हीं से नियंत्रित होते हैं। अर्थात संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत कार्यपालिका हो गई, विधायिका हो गई, ये सभी मतलब कि किनके द्वारा चुने जाते हैं, जनता के द्वारा। उत्तरदायी किसके लिए होते हैं, जनता के द्वारा। सिंपल सा है। भारत के संविधान में औपचारिक रूप से संघ की जो शक्तियां हैं वो है राष्ट्रपति के पास, लेकिन वास्तविक शक्तियां मंत्रिपरिषद के पास, क्योंकि राष्ट्रपति के पास जितनी भी शक्तियां हैं वो उन सभी का उपयोग तभी कर सकता है जब मंत्रिपरिषद की सलाह लेता है। अभी राष्ट्रपति के बारे में आगे क्वेश्चन आएंगे, उनको भी डिस्कस करेंगे। इस संबंध में ये जो संसदीय प्रणाली होती है इसमें प्रधानमंत्री जो है वो केंद्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री कार्य करते हैं। साथ ही साथ राज्यों के स्तर पर राज्यपाल होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं और मंत्रिपरिषद मिलकर कार्यपालिका बनाते हैं। तो ये है भारत की संसदीय कार्यपालिका का स्वरूप। क्या है, संसदीय है, ब्रिटिश संविधान से ली गई है। इसकी जड़ें जो है वो 1919-1935 में उभरी थी। संसदीय व्यवस्था की जड़ें व्यक्ति पूजा पर अंकुश लगाओ ऐसी सरकार चाहते थे। कार्यपालिका, विधायिका, ये सभी जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं, उन्हीं से नियंत्रित होती हैं। साथ ही साथ औपचारिक शक्ति राष्ट्रपति के पास है, लेकिन उपयोग तभी कर सकता है जब मंत्रिपरिषद की सलाह लेते हैं। प्रधानमंत्री केंद्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री होते हैं और राज्यों के स्तर पर कार्यपालिका में ये जो पद के लोग होते हैं वो सम्मिलित होते हैं। तो ये है भारत में संसदीय कार्यपालिका का वर्णन। ठीक है, चलिए आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। अच्छा, क्वेश्चन से पहले कोई भी क्वेश्चन डाउट हो आपका तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर लेना, ये हमारी आईडी है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा राष्ट्रपति के बारे में। देखिए राष्ट्रपति के बारे में क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे। सबसे पहला बड़ा क्वेश्चन ये बनेगा, राष्ट्रपति के पद तथा स्थिति का वर्णन कीजिए। ठीक है, राष्ट्रपति के पद के बारे में और इसकी स्थिति के बारे में। अब इन्हीं में से जो ये जो आंसर लिखोगे ना, इसमें इन्हीं आंसर में से क्वेश्चन बनेगा कि
राष्ट्रपति पद के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, इसका चुनाव कैसे होता है, राष्ट्रपति के विशेष अधिकार क्या होते हैं, इसको 6 मार्क्स में पूछा जा सकता है। राष्ट्रपति का विशेष अधिकार उसकी राजनीतिक परिस्थितियों पर आधारित होते हैं। राष्ट्रपति को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है अथवा महाभियोग का वर्णन करो। तो ये सभी क्वेश्चन जो हैं ये अलग अलग करके पूछे जा सकते हैं, आंसर एक ही लिखना है। जैसे कि पद योग्यता के लिए जो है ये 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है या 4 मार्क्स में, विशेष अधिकार 6 मार्क्स में पूछा जा सकता है, और विशेष अधिकार राजनीतिक परिस्थिति पर आधारित है, ये 4 मार्क्स में पूछा जा सकता है। राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए जो महाभियोग होता है ये भी 4 मार्क्स में पूछा जा सकता है। तो सभी को डिस्कस करेंगे। तो एक बेसिक सी जो भूमिका है वो हर एक क्वेश्चन में लिखोगे। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को औपचारिक प्रधान माना जाता है। राष्ट्रपति के पास कार्यकारी, विधायी, कानूनी, आपातकालीन शक्तियां प्राप्त होती हैं, परंतु राष्ट्रपति इन शक्तियों का तभी प्रयोग कर सकता है जब वो प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद की सलाह। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता, सबसे पहला तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए। व्यक्ति की न्यूनतम आयु जो है वो 35 वर्ष होनी चाहिए। किसी भी न्यायालय के द्वारा व्यक्ति को सजा प्राप्त नहीं होनी चाहिए। किसी भी लाभ के पद पर आसीन नहीं होना चाहिए। वह लोकसभा में सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, साथ ही साथ पागल व दिवालिया नहीं होना चाहिए। यह है सदस्यता। ठीक है, नागरिक भारत का, आयु 35, सजा ना मिली हो, लाभ का पद ना हो, लोकसभा के सदस्य निर्वाचन की योग्यता हो, पागल और दिवालिया ना हो। ये तो बेसिक सा है। चुनाव की बात कर लेते हैं। तो राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो आम जनता के द्वारा नहीं होता, बल्कि आम जनता के द्वारा जो विधायक जाते हैं, जो सांसद जाते हैं, वो करते हैं राष्ट्रपति का चुनाव। ठीक है, राष्ट्रपति का चुनाव समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, आपने क्लास 11th में अभी जो हमारा चैप्टर नंबर 3 था उसी में पढ़ा होगा ये क्या थी। तो इसी में क्या होता है, मतलब कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर चुना जाता है, जिसे हम कहते हैं एकल संक्रमणीय मत, यानी कि एक ही मत के आधार पर। राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष का होता है। यदि उससे पूर्व से हटाना है तो महाभियोग की प्रक्रिया इस पे चलानी होगी। ठीक है, तो ये हो गया इसका चुनाव। योग्यता समझ में आ गई, चुनाव आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब ठीक इसी तरीके से यहाँ पे ये आ जाता है राष्ट्रपति के विशेष अधिकार। 3 विशेष अधिकार होते हैं इसके। पहला है विधेयक को सदनों में पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं, अर्थात देखो क्या है, संसद के द्वारा किसी भी विधेयक को पारित करवाने के लिए उस पर साइन करवाने होते हैं राष्ट्रपति के। तो ये राष्ट्रपति के पास भेजता है हस्ताक्षर करने के लिए। तब राष्ट्रपति को अगर लगता है कि इस फैसले में कोई कमी है या फिर देश के हित में नहीं है, तो उसे राष्ट्रपति के वो जो राष्ट्रपति है दोबारा भेज देता है। ठीक है, वापस उसे भेज देता है। लेकिन संसद के द्वारा जब दोबारा से राष्ट्रपति के पास उसी जो विधेयक है उसे भेजा जाता है, तो दोबारा उसे स्वीकृति देनी ही पड़ जाती है। ठीक है, दूसरा वीटो शक्ति यानी कि निषेध अधिकार। इसका मतलब है राष्ट्रपति के पास जब भी कोई विधेयक संसद भेजती है, केवल धन विधेयक को छोड़ के, तो यहाँ पर जो है वो राष्ट्रपति क्या कर सकता है, उसे एक अनिर्धारित यानी कि अपनी मन मर्जी के हिसाब से कभी भी अपने पास तक उसे रख सकता है। संविधान ने इसकी कोई समय सीमा नहीं कही है कि ये जो राष्ट्रपति है वो बेसिकली कितने टाइम तक किसी भी विधेयक को अपने पास रख सकता है, कोई सीमा नहीं है इसकी। तो इसीलिए राष्ट्रपति विधेयक को स्वीकृति देने में विलंब कर सकता है, कई टाइम तक, लंबे टाइम तक उसे अपने पास रख सकता है। इसीलिए इसे पॉकेट वीटो भी कहा जाता है। ठीक है, और तीसरा इसका विशेष अधिकार है औपचारिक रूप से प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना, अर्थात विधेयक के सदनों में पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। इसके तहत क्या करता है, एक सेकेंड, ये तो हमने देख ही लिया था। हाँ देखो, यहां से शुरू होता है कि जब भी चुनाव के बाद किसी भी व्यक्ति को पूर्ण बहुमत ना मिले या फिर जो प्रधानमंत्री है उसकी मृत्यु हो जाए, जिसकी वजह से संसद भंग हो जाती है या फिर वो त्याग पत्र देता है तो संसद भंग हो जाती है, ऐसे में राष्ट्रपति जो है उसका एक अहम भूमिका ये होती है कि वो एक ऐसा निर्णय ले, एक ऐसे व्यक्ति को चुने जो देश के प्रधानमंत्री पद के योग्य हो। भारत में ऐसा समय 1989 से 1998 तक देखा गया था। इन 9 सालों के अंदर तकरीबन 5 से 6 सरकारें बनी थी, उन सभी में राष्ट्रपति की भूमिका अहम यहाँ पे देखने को मिली थी। ठीक है, तो ये है राष्ट्रपति के विशेष अधिकार, विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकना, वीटो यानी कि निषेध अधिकार, और औपचारिक रूप से प्रधानमंत्री की नियुक्ति। अब देखो, अब समझेंगे राष्ट्रपति जो है इस पर महाभियोग की प्रक्रिया, इसको कैसे पद से हटाया जाता है। तो बेसिकली देखो, राष्ट्रपति पर महाभियोग के संबंध में अनुच्छेद जो 61 है, इसमें यह प्रावधान किया गया है कि यदि राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करता है, अर्थात जिस तरीके से कार्य करने को कहा गया संविधान में, अर्थात संविधान का उल्लंघन करता है, तब उस पर महाभियोग चलाया जा सकता है अथवा नहीं।
महाभियोग क्या है? एक अधिनायक प्रक्रिया है जो राष्ट्रपति के विरुद्ध किसके द्वारा चलाई जाती है? संसद के द्वारा ये प्रक्रिया चलाई जाती है। महाभियोग का प्रस्ताव जो है वो संसद के आप चाहे निचले या फिर ऊपरी यानी कि लोकसभा या राज्यसभा किसी भी एक सदन में उसे प्रस्तुत कर सकते हो। एक डायग्राम बना देता हूं, ठीक है? ये है राज्यसभा, ये है लोकसभा, तो कहीं पे भी आप इसे पेश कर सकते हो। मान लेते हैं हमने यहाँ पे पेश किया है सबसे पहले राज्यसभा में, ठीक है? यहाँ पे हमने इसे पेश कर दिया, एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे पेश कर दिया, अरे यार, हाँ यहाँ पेश किया हमने। इसकी सूचना जो है वो राष्ट्रपति को 14 दिन पहले पता होनी चाहिए। यदि इस प्रस्ताव को उस सदन में 2/3 बहुमत से, यानी कि जो राज्यसभा है इसको यहाँ पे 2/3 बहुमत यदि मिल जाती है, ठीक है, तो ये जाएगा फिर अगले सदन में, यानी कि अब ये जो महाभियोग की प्रक्रिया का प्रस्ताव था ये जाएगा दूसरे सदन में, यानी कि लोकसभा में। तो अब यहाँ पे दूसरे सदन में इसकी जांच की जाएगी क्या ये सही है या नहीं है। राष्ट्रपति को जब यहाँ पर पहले सदन में इसके खिलाफ महाभियोग चलाया जाता है तब इसे पता भी नहीं होता है कि महाभियोग चलाया जा रहा है या नहीं। जब एक सदन में ये पास हो जाता है दूसरे सदन में पहुंचता है तब इसे इस बात का पता चलता है कि मेरे खिलाफ तो यहाँ पे महाभियोग चल रहा है, मुझे पद से हटाने की साजिश चल रही है। तो यहाँ पर राष्ट्रपति को लोकसभा यानी कि दूसरे सदन में, दूसरे राउंड में, दूसरे सदन में अपना स्पष्टीकरण देने का अधिकार है। और वो या तो खुद भी स्पष्टीकरण दे सकता है, यानी कि खुद भी अपनी बेगुनाही साबित कर सकता है, या फिर अपने किसी भी अधिकारी को भेजकर यहाँ पे ऐसा करवा सकता है। दूसरे सदन में यदि उन आरोपों को 2/3 बहुमत से, मान लेते हैं लोकसभा ने भी इसे 2/3 बहुमत से पास कर दिया, तो अब राष्ट्रपति को मजबूरन अपना पद जो है वो छोड़ना पड़ जाएगा। तो इस तरीके से राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया जो है वो चलाई जाती है। अनुच्छेद 61 के अनुसार संविधान का अतिक्रमण करता है यदि राष्ट्रपति तो चलाई जाती है। एक अधिनायक प्रक्रिया है, संसद द्वारा चलती है, किसी भी एक सदन में यहाँ पे प्रस्तुत किया जाता है। एक सदन में 2/3 बहुमत से पास होने के बाद दूसरे सदन में जांच की जाती है। दूसरे सदन में 2/3 बहुमत मिलने पर वहां पे उसे पद से हटना पड़ता है, लेकिन दूसरे सदन में उसे जो राष्ट्रपति होता है उसे स्पष्टीकरण देने का अधिकार होता है। तो ये है राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया का वर्णन। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी बन जाता है, एक सेकंड, अच्छा हाँ वो तो हमने देख ही लिया था अभी, ठीक है? तो राष्ट्रपति के बारे में ये सभी क्वेश्चन हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है? राष्ट्रपति पद के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, राष्ट्रपति पद का चुनाव कैसे होता है ये भी देख लिया हमने। राष्ट्रपति के जो विशेष अधिकार है वो क्या है, तो विधेयक को पुनर्विचार के लिए सदनों में लौटा सकता है, वीटो शक्ति यानी कि निषेध अधिकार है, और फिर है औपचारिक रूप से प्रधानमंत्री की नियुक्ति का। ध्यान यहाँ पे आ जाता है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, इसका वर्णन कीजिए, ठीक है? अभी आप समझ गए होंगे, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर जरूर करना। अब समझते हैं अगला पॉइंट जो कि है प्रधानमंत्री के बारे में। देखो प्रधानमंत्री के बारे में क्या क्वेश्चन बनेगा, प्रधानमंत्री की सरकार में भूमिका का वर्णन कीजिए, ठीक है? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन बनेगा। अब इसी में छोटे छोटे सब क्वेश्चन क्या बन जाएंगे कि भारत के प्रधानमंत्री के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, सरकार में प्रधानमंत्री का स्थान क्या है, प्रधानमंत्री की शक्तियों के क्या स्रोत हैं, प्रधानमंत्री की शक्तियां और उनका प्रभाव तत्कालीन जो राजनीतिक पद्धतियां परिस्थितियां उस पर निर्भर करता है, ठीक है? तो देखो 6 मार्क्स में इस क्वेश्चन को बढ़ा करके पूछ लिया जाएगा, इसे 2 मार्क्स में पूछेगा, इसे भी 6 या 4 में पूछ लेगा, और ये 4 मार्क्स का इस तरीके से आएगा। तो प्रधानमंत्री से संबंधित ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बनेंगे। एक लाइन आप लिखोगे सेम जो अभी हमने देखी थी, औपचारिक रूप से देश का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, लेकिन सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, जिसके पास कई ऐसी शक्तियां होती हैं जो ये सुनिश्चित करती हैं कि राज्य यानी देश का विकास संचालन कैसे किया जाता है, ठीक है? ये एक छोटी सी भूमिका है। सबसे पहले योग्यता की बात करेंगे, तो भारत का नागरिक होना चाहिए, 25 वर्ष। देखो वैसे तो आयु जो है वो संविधान में पूरी तरीके से, मतलब पूरी तरह से वर्णित नहीं की गई है, बस यहाँ पे ये बताया गया है कि उसे संसद का सदस्य होने लायक उसकी योग्यता होनी चाहिए। तो भारत का नागरिक और 25 वर्ष की आयु, पागल व दिवालिया ना हो, और जो लाभ का पद है, ठीक है ना, लाभ का पद ये भी यहाँ पे बताया गया है, ये भी नहीं होना चाहिए, कोई भी सजा प्राप्त नहीं होना चाहिए, ये भी बताया गया है, ठीक है? तो ये जो है वो 5 पॉइंट आप लिख दो। फिर प्रधानमंत्री और जितने भी मंत्री होते हैं उन सभी के लिए संसद का सदस्य होना अनिवार्य होता है। यदि कोई भी व्यक्ति संसद का सदस्य हुए बिना अगर प्रधानमंत्री या मंत्री बन जाता है तो उसे 6 महीने के अंदर संसद का सदस्य यहाँ पे निर्वाचित होना पड़ता है, अर्थात उसे अपना त्यागपत्र पद से देना पड़ेगा, क्योंकि एक अनिवार्य नियम है, यदि आपको प्रधानमंत्री या मंत्री पद आना है तो संसद का सदस्य होना आपके लिए अनिवार्य होता है। अगर आप पहले ही बन जाते हैं प्रधानमंत्री या मंत्री तो आपको 6 महीने के अंदर जो है बनना पड़ता है,
तो योग्यता है, बेसिकली 2 मार्क्स में पूछी जा सकती है। अगला इसके संबंध में क्वेश्चन ये है कि प्रधानमंत्री की या तो सरकार में भूमिका कह लो या फिर सर्वोपरि स्थान। सबसे पहला तो देखो, मंत्रिपरिषद जो है वो तब अस्तित्व में आती है जब प्रधानमंत्री अपने पद की शपथ ग्रहण करता है। अर्थात क्या भूमिका है इसकी? मंत्रिपरिषद के अस्तित्व में अहम भूमिका, क्योंकि तभी अस्तित्व में आती है जब ये अपने पद की शपथ ग्रहण करता है। बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है प्रधानमंत्री, अर्थात प्रधानमंत्री की मृत्यु या त्याग पत्र से पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद भंग होती है। अर्थात प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता, जब तक उसके पास बहुमत होती है तब तक वो पूरी तरीके से यहाँ पे रह सकता है। जैसे ही बहुमत खोएगा वैसे ही उसे अपना पद भी खोना पड़ जाता है। ठीक है। उसके बाद मंत्रिपरिषद का प्रधान, अर्थात प्रधानमंत्री जो है इसके शपथ ग्रहण के बाद ही मंत्रिपरिषद अस्तित्व में आती है। तो ये मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है, इसीलिए ये तय करता है कि मंत्रिपरिषद में, उसकी मंत्रिपरिषद में कौन कौन से व्यक्ति मंत्री होंगे, उन मंत्रियों को कौन कौन से मंत्रालयों का आवंटन करना है, ये भी मंत्री ही तय करता है, प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति को सलाह देना, प्रधानमंत्री एक तरफ तो देखो मंत्रिपरिषद तथा दूसरी तरफ प्रशासन और प्रस्तावित जो कानून है इसके बारे में राष्ट्रपति को सूचित करता है। इसी भूमिका की वजह से कि राष्ट्रपति के सलाह देने की वजह से पंडित नेहरू को, जवाहरलाल पंडित जी नेहरू को प्रधानमंत्री को सरकार की केंद्रीय धुरी की संज्ञा दी गई थी जब ये अपने पद पर प्रधानमंत्री थे। ठीक है। तो शपथ ग्रहण, मंत्रिपरिषद का अस्तित्व, बहुमत प्राप्त दल का नेता, प्रधानमंत्री का स्थान, राष्ट्रपति को सलाह देना, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे ये आ जाता है प्रधानमंत्री के शक्ति के स्रोत। इसी में ही लिख दोगे आप, भूमिका में ही, और अलग से भी 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है। सबसे पहले मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण, अभी हमने देख लिया कैसे रखता है, अस्तित्व की वजह से मंत्रालयों के आवंटन वगैरह सारी चीजें हैं। लोकसभा का नेतृत्व, अर्थात बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है। मीडिया तक पहुंच, प्रधानमंत्री की मीडिया तक पहुंच होती है, वो मीडिया पर कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह बुला के किसी तरीके से कुछ भी लोगों को संबोधित कर सकता है। चुनाव के दौरान उसका एक व्यक्तिगत उभार सामने आता है। जब भी कोई विदेशी यात्रा होती है या फिर जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होते हैं, इसमें इसकी एक राष्ट्रीय जो छवि है वो भी हमारे सामने उभर कर आती है। ये पॉइंट आप लिख दोगे। ठीक है। और सबसे आखिरी यहाँ पे ये एक अलग पॉइंट है कि जो प्रधानमंत्री है इसकी, यानी कि मंत्रिपरिषद की जो कुल संरचना जो होगी, या फिर आप कह सकते हो जो सदस्य संख्या होगी, वो कितनी रहेगी इस संबंध में। तो इस संबंध में 19th यानी कि हम कह सकते हैं 91 संविधान संशोधन जो था, इसके तहत व्यवस्था की गई कि मंत्री परिषदों की जो सदस्य संख्या है वो लोकसभा या राज्यसभा के विधानसभा की कुल सदस्य की संख्या के 15%। अर्थात मान लेते हैं लोकसभा की सदस्य संख्या है 100, तो ऐसे में जो मंत्री परिषद है उसकी सदस्य संख्या होगी मात्र 15। लोकसभा की सदस्य संख्या है 545, तो इसका हम अगर 15% निकालते हैं तो 15×3=45। ठीक है। और यहाँ पे हो गए, बच्चे हैं 9, 15×5=75, 15×6=90, यानी कि 38 व्यक्ति आप यहाँ पे रख सकते हो। नहीं 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 नहीं, हाँ 38 के आसपास। ठीक है ना, ये हो जाता है यहाँ पे। तो ये चीज आपको आई होप इजीली तरीके से समझ में आ गई होगी। तो ये पॉइंट है, आप देखोगे कि प्रधानमंत्री की सरकार में भूमिका क्या होती है या फिर इसका सरकार में सर्वोपरि स्थान कैसे होता है इस बारे में। और एक पॉइंट याद रखना, शक्तियों का स्रोत ये अलग भी आ सकता है और 91 संविधान संशोधन ये भी अलग से आ सकता है। अब क्वेश्चन ये है कि प्रधानमंत्री की जो शक्तियां हैं और इनका प्रयोग वो तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों पर निर्भर करता है। एक सेकंड, इसका क्वेश्चन का आंसर, हाँ ठीक है, समझ गया। देखो, प्रधानमंत्री की जो शक्तियां हैं उसके पास, वो सभी तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों पर निर्भर करती है। सबसे पहला, जब कभी भी किसी भी राजनीतिक दल को लोकसभा में बहुमत मिलता है तब हम कहते हैं कि प्रधानमंत्री और जो मंत्रिमंडल है उसकी शक्तियों का उपयोग वो आसान तरीके से कर सकता है, क्योंकि सरकार जो पूर्ण बहुमत से बनी है। लेकिन ये जो शक्तियां होती हैं उन पे तब मसला ज्यादा अड़चन हो जाती है कि जब कभी भी राजनीतिक दल को, गठबंधन को कोई भी सरकार नहीं बना पाती। अर्थात एक तो ये टाइम है कि यहाँ पे सरकार जो है वो बन जाती है और यहाँ पे ना ही तो कोई राजनीतिक दल ना ही तो कोई गठबंधन की सरकार बनती है। तो जो पूर्ण रूप से बहुमत की सरकार है, यहाँ तो शक्तियां आराम से जो प्रधानमंत्री है वो अपने यूज कर सकता है। ठीक है।
लेकिन राजनीतिक दल के गठबंधन की जब सरकारें बनती हैं तो पहले तो ये बन नहीं पाती हैं, बनती है तो कुछ ही टाइम के लिए बनती है, उस दौरान भी ये शक्तियां पूरी तरीके से जो है उपयोग नहीं कर सकती हैं। ठीक है, इस समय इस तरीके की जो समस्या है वो मैं 1989 से भारत में अनेक गठबंधन सरकार को देखा गया था। 1989 से 1999 था आई थिंक। ठीक है, देखो दोबारा से समझो इस पॉइंट को कि 1989 में हमें ऐसे बहुत से सरकारें देखने को मिलती है 1989 से 1999 तक कि जो गठबंधन की सरकार बनती है। इस दौरान ये जो राजनीतिक परिस्थिति होती है इसमें प्रधानमंत्री की शक्तियां एक तरीके से हम कह सकते हैं ऐसे तोड़ मरोड़ दी जाती हैं जिसका वो सही से उपयोग नहीं देखने को मिलता। ठीक है, और जब उपयोग नहीं हो पाता है तो सिंपल सी बात है, ये सत्ता में नहीं रह पाती हैं, बहुमत खो लेती हैं, त्यागपत्र देना पड़ जाता है। इसी संबंध में ये जो पूरी प्रक्रिया होती है इसके कुछ यहाँ पे अहम पहलू निकल के सामने आते हैं। कौन कौन से? प्रधानमंत्री के चयन में राष्ट्रपति जो है वो अपने विशेष अधिकारों की उसकी भूमिका बढ़ जाती है। गठबंधन राजनीति के कारण राजनीतिक सहयोगियों में परामर्श की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री के अनेक विशेश अधिकार जो होते हैं उन पर अंकुश लग जाता है और प्रधानमंत्री सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों को अकेले तय नहीं कर पाते। यानी कि इस क्वेश्चन को पता है कैसे और पूछा जा सकता है कि एक तो इस तरीके से पूछ लेगा और ऐसे पूछ सकता है कि जब मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है या फिर जो गठबंधन की सरकारें हैं इस समय प्रधानमंत्री की शक्ति का वर्णन करो, गठबंधन सरकारों की विशेषताओं को समझो, ऐसे कुछ आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है ना, तो आंसर आपको इसी तरीके से लिखना है। 4 मार्क्स का बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो प्रधानमंत्री के संबंध में बस यही हमारे क्वेश्चन थे जिसमें प्रधानमंत्री पद की योग्यता हमने देख ली है क्या होती है और प्रधानमंत्री की सरकार में भूमिका क्या होती है ये भी हमने देख ली है। साथ ही साथ उसके बाद आखिरी क्वेश्चन कि किस तरीके से इसका कार्य जब वो किस पर आधारित होता है राजनीतिक परिस्थितियों पर, ये भी हमने देख लिया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसी तरीके से होती है राज्यों में कार्यपालिका, जैसे कि केंद्र की कार्यपालिका होती है इसी तरीके से राज्यों में होती है। तो राज्यों में तो होता है एक राज्यपाल जो कि केंद्रीय सलाह की पर केंद्रीय सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है राज्यों में। प्रधानमंत्री की तरह ही मुख्यमंत्री भी विधानसभाओं में, देखो केंद्रीय स्तर पर क्या होती है लोकसभाएं होती हैं और राज्य स्तर पर विधानसभाएं होती हैं। तो विधानसभा बहुमत में प्राप्त दल का नेता होता है मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल के पास ज्यादा विवेकाधीन शक्तियां होती हैं। राज्य के स्तर पर संसदनात्मक जो व्यवस्था है अधिकतर जो सिद्धांत है वही यहाँ पे लागू किए जाते हैं। ठीक है, तो राज्यपाल होता है जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति की सलाह पर की जाती है, केंद्रीय सरकार के द्वारा राष्ट्रपति की सलाह पर। ठीक है, ओ सॉरी देखो राज्यों में राज्यपाल होता है जो कि केंद्रीय सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है एवं प्रधानमंत्री की तरह ही मुख्यमंत्री भी बहुमत जो विधानसभा होती है उनमें बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है। राज्यपाल के पास कई विवेकाधीन शक्तियां होती हैं। राज्यों के स्तर में संसदनात्मक व्यवस्था का यहाँ पे कुछ सिद्धांत लागू, ये पॉइंट भी इजीली आप समझ गए होंगे यहाँ पे। अगला और जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नौकरशाही के बारे में, नौकरशाही का वर्णन कीजिए। अब इसके संबंध में कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन निकल आएंगे। पहले तो नौकरशाही होती क्या है, तो नौकरशाही को एक छोटे से पॉइंट में हम कहते हैं नागरिक सेवा। देखो शासन के कार्यकारी अंग में, जैसे कि शासन के जो प्रशासन है उसमें शासन जो कार्यकारी अंग है कौन कौन शामिल होते हैं, प्रधानमंत्री, मंत्रीगण, नौकरशाही, यानी कि जो प्रशासनिक मशीनरी है वो सभी इसमें सम्मिलित होती है। इस ढांचे को जो हमारी सैन्य सेवाएं हैं, क्योंकि ये भी एक तरीके से लोगों की सेवा करने के लिए होता है, तो इसीलिए इस ढांचे को, ये जो पूरा का पूरा ढांचा है, इसे सैन्य सेवाओं से अंतर करने के लिए इसे नागरिक सेवा का नाम दिया गया है, जिसमें ये लोग सम्मिलित होते हैं। अब इसे जो है नौकरशाही में बेसिकली सरकार के स्थायी कर्मचारी के रूप में कार्य करने वाले प्रशिक्षित प्रवीण अधिकारी जो है वो क्या करते हैं, नीतियों को बनाने और लागू करने में मंत्री का सहयोग करते हैं। बेसिकली देखो नौकरशाही क्या करती है कि कोई भी सरकार जो है जो वर्तमान में चल रही है उसके लिए भी नीतियां बनाते हैं और लागू करते हैं, और जो सरकार अभी नई बनकर आएगी उसके लिए भी ये सेम कार्य करती है। ठीक है, ये हो गया। नौकरशाही में वर्तमान की अगर हम बात करें तो अखिल भारतीय सेवाएं अर्थात भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, इसमें केंद्रीय सेवाएं अर्थात भारतीय विदेश, भारतीय सीमा शुल्क सेवा, ये भी भारतीय सीमा शुल्क ये भी आ जाता है। प्रांतीय सेवाएं डिप्टी कलेक्टर, बिक्री कर अधिकारी, ये भी जाता है। स्थानीय सरकार के कर्मचारी, लोक उपक्रमों के तकनीकी एवं प्रबंधकीय जो अधिकारी हैं
वो इस नौकरशाही के अंतर्गत सम्मिलित होते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, अखिल भारतीय सेवाएं, केंद्रीय सेवाएं और प्रांतीय सेवाओं में कौन कौन से जो पद के लोग हैं वो सम्मिलित होते हैं। ठीक है, ये नौकरशाही के अंतर्गत आ जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठेगा कि नौकरशाही के जो सदस्य हैं इसका चुनाव कैसे होता है। तो बेसिकली अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत में सिविल सेवा के जो सदस्य हैं इनके भर्ती की जो प्रक्रिया है उसका कार्य दिया गया संघ लोक सेवा आयोग को, यानी कि यूपीएससी को। ठीक है, आजकल यूपीएससी के एग्जाम को लेकर बहुत ज्यादा क्रेज चल रहा है, तो ये उसी संबंध में नौकरशाही के संबंध में, जिसमें आईएएस आईपीएस इस तरीके से आप इसमें जाके जॉब कर सकते हो, सेवा कर सकते हो। ठीक ऐसा ही एक लोक सेवा आयोग जो संघ लोक सेवा आयोग है राज्यों में बनाया गया, जिसे हम राज्य लोक सेवा आयोग कहते हैं। अब ये जो लोक सेवा आयोग है इसकी थोड़ी संरचना, थोड़े कार्यों को समझते हैं। बेसिकली लोक सेवा आयोग के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो एक निश्चित कार्यकाल होता है, 5 या 6 वर्ष जितना भी हो, उस तरीके से इनको चुना जाता है। यदि उनको हटाना है तो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनके द्वारा ही इन्हें निलंबित या फिर अपदस्थ किया जाता है। लोक सेवकों की जो नियुक्ति है बेसिकली देखो दक्षता व योग्यता के आधार पर की जाती थी, यानी कि जो लोक सेवा के आयोग के जो अध्यक्ष हैं, जो व्यक्ति हैं, उनकी नियुक्ति किसी आधार पर की जाती थी, दक्षता और यदि आप योग्यता रखते हो इसके आधार पर। लेकिन हमारे भारतीय संविधान में इन लोक सेवा समस्या जो सेवाएं हैं, लोक सेवाएं हैं, इन सभी में दलित, आदिवासी और महिला वर्ग जो है इसकी भी सेवा को पूर्ण रूप से योगदान दिलवाने के लिए संविधान में आरक्षण दिया गया है, जिन्हें हम अपवाद स्वरूप भी जानते हैं। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई। तो इस तरीके से ये आपको समझ में आ गया होगा कि नौकरशाही क्या है, इसका हमें क्या वर्णन करना है, ये आप समझ गए होंगे इजीली तरीके से। और इसका चुनाव कैसे होता है, लोक सेवा आयोग क्या है, ये भी। नौकरशाही के बारे में एक छोटा सा क्वेश्चन और है, नौकरशाही की कमियां क्या है। कमियां भाई, नौकरशाही जो है वो इतनी शक्तिशाली होती है कि आम आदमी सरकारी अधिकारियों तक पहुंचने से डरता है। क्योंकि हम जितने भी आईएएस आईपीएस वगैरह अधिकारियों को देखते हैं तो आम आदमी जो वो हमेशा इनसे डरता है। क्यों? क्योंकि इनकी पावर ही इतनी ज्यादा होती है और ये कभी भी जनता के बीच में ज्यादातर आते जाते भी नहीं है। ये लोग जो है, यह लोगों का एक साधारण सा अनुभव है कि नौकरशाही सामान्य नागरिकों की मांगों और आशाओं के प्रति संवेदनशील नहीं होती। अर्थात जो नागरिक हैं, सामान्य नागरिक, उनकी मांगों को लेकर, उनकी आशाओं के प्रति ज्यादा कार्य करने वाले ये नहीं दिखते। बेसिकली नौकरशाही में हमने देखा है कि ज्यादातर जो हस्तक्षेप है वो राजनीतिक तौर पे किया जाता है। इसीलिए ऐसा माना जाता है, राजनीतिकों का कहना है कि नौकरशाही राजनीतिज्ञों के हाथ का एक खिलौना बन गई है। और इसी संबंध में हमारे भारतीय संविधान में सरकारी कर्मचारियों को अपने कार्यों में संपादन में राजनीतिक हस्तक्षेप से बचने की कोई व्यवस्था हमारे संविधान में नहीं की गई है। ये कमी है। जनता के प्रति नौकरशाही जो है इसका उत्तरदायी सुनिश्चित करने का संविधान में कोई उचित पर्याप्त प्रावधान भी नहीं है। इस संबंध में एक छोटा सा क्लू यहाँ पे हम ये निकाल लेंगे कि सूचना का जो अधिकार है ये नौकरशाही को अधिक उत्तरदायी और संवेदनशील बनाने का एक कार्य यहाँ पे कर सकता है। तो नौकरशाही की ये कमियां हैं, ज्यादा ताकतवर है, आम आदमी से डरता है। ठीक है, ये आम नागरिकों की आशाओं और उनकी मांगों के प्रति संवेदनशील नहीं होते हैं, ज्यादातर हस्तक्षेप होता है, तो ये राजनीतिक लोगों का खिलौना बन जाती है। संविधान में इसके संरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं की गई है और उत्तरदायी सुनिश्चित करने के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं है। सूचना का अधिकार के यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई नौकरशाही के बारे में, नौकरशाही की क्या क्या यहाँ पे कमियां हमारे सामने निकल कर आती है। तो इस तरीके से हमारा ये चैप्टर नंबर 4 था, कार्यपालिका यानी कि एग्जीक्यूटिव। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हमने यहाँ पे कर लिए हैं पूरी तरीके से कंप्लीट। एंड आई होप कि आपको सभी क्वेश्चन आंसर बहुत अच्छी तरीके से जैसे मैंने समझाए हैं आपको समझ में भी आए होंगे। ठीक है गाइस, अगर आपको वाकई में वीडियो अच्छा लगा हो तो जितना हो सके उतना इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा जरूर शेयर करना ताकि वो भी इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को अच्छे से समझ सके। फीडबैक जरूर देना अपना कमेंट बॉक्स में ताकि हमें पता चल जाए कि हाँ भाई आपने मेरे द्वारा जो समझाया गया वो आपको वाकई में समझ में आया है या नहीं। ठीक है, और आप चैनल पे पहली बार आ गए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें, धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।